को शॉप पर जाके परचेस करता हूं, उसके प्रोड्यूसर को तभी तो पता लगता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है। कोई उसके प्रोडक्ट के बारे में घर बैठ के सोच ही रहा है सिर्फ, तो प्रोड्यूसर को कैसे पता लगेगा? तो डिमांड तब डिमांड बनती है जब वो एक्चुअल में कंज्यूम होता है प्रोडक्ट या सर्विस, व्हाटएवर। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा जीएनजी 2.0 सीरीज में फिर से स्वागत है मेरे बच्चों का। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेटा जानदार शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चैप्टर है, मजेदार इंटरेस्टिंग रापचिक चैप्टर है बेटा, मजा आ जाएगा, है ना। कुछ बच्चों ने हो सकता है डिमांड के कुछ बेसिक चीजें पहले से हो सकता है बेटा पढ़ रखी हो, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, दोबारा से करेंगे और बढ़िया से हो जाएगा, है कि नहीं। और कुछ कुछ नई नई बातें भी है भाई, ये मत सोचना बच्चों की बहुत गलतफहमी रहती है कि सर हमने तो पहले पढ़ा हुआ है, डिमांड डिमांड सब आता है हमें। क्या होता है डिमांड? वही तो होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, आता है आपको, लेकिन अब कोर्स में डाला गया तो देखो तो सही, क्या पता कुछ नया भी मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो अब हर एक बारीकी को पकड़ना पड़ेगा कि नहीं, है ना बेटा। तो चलो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। सबसे पहले सिर्फ डिमांड वर्ड की बात करते हैं। व्हाट इज डिमांड? डिमांड है ही क्या सबसे पहले, ठीक है जी। देखो डिमांड इज द इकोनॉमिक मींस द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय। भाई सीधी सी बात समझो, डिमांड जब भी होती है उससे पहले किसी भी चीज की हमें नीड अराइज होती है। नीड अराइज होती है, हम कह सकते हैं वांट अराइज होती है, या हमें डिजायर होती है, चाहत होती है किसी चीज की बहुत ज्यादा। नीड होती है, वांट होती है, डिजायर होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी विलिंगनेस को शो करते हैं उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। इच्छा जाहिर करने से काम नहीं चलता, पैसा भी तो होना चाहिए, तो यानी कि फिर हम शो करते हैं अपनी कैपेसिटी। तो बेटा जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तब हम समझते हैं कि डिमांड हो रही है। एक बात समझेंगे बहुत ध्यान से कि डिमांड को इन टेक्निकल टर्म्स अलग चीजें या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अलग बात है और इन लेमैन की लैंग्वेज में अलग बात है। देखो डिमांड को डिमांड हम तब मानते हैं जब उसके प्रोड्यूसर को भी पता लग जाए कि डिमांड हो रही है। तो प्रोड्यूसर को कब पता लगेगी? जब ये लास्ट स्टेप आएगा कैपेसिटी वाला, यानी जब आप एक्चुअल में परचेस करोगे। अब मैं घर बैठ के सोच रहा हूं कि काश मेरे पास एक प्राइवेट जेट होता तो मजा आ जाता, तो क्या मैं डिमांड कर रहा हूं? नहीं, मैं तो सिर्फ सोच रहा हूं उसके बारे में। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की तरह सोचो, जब मैं किसी चीज को शॉप पर जाके परचेस करता हूं, उसके प्रोड्यूसर को तभी तो पता लगता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है। कोई उसके प्रोडक्ट के बारे में घर बैठ के सोच ही रहा है सिर्फ, तो प्रोड्यूसर को कैसे पता लगेगा? तो डिमांड तब डिमांड बनती है जब वो एक्चुअल में कंज्यूम होता है प्रोडक्ट या सर्विस व्हाटएवर, और उसके प्रोड्यूसर को भी पता होता है कि ये कंज्यूम हो रहा है ना। तो तब हम इकोनॉमिक्स की सेंस में डिमांड वर्ड को जस्टिफाइड मानते हैं, ठीक है जी। तो फिर से, एक इकोनॉमिक मींस द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट अ बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या क्या आता है इसके अंदर? ध्यान से, डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी, इच्छा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। डिमांड इज ऑलवेज स्टेटेड एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, एक स्पेसिफाइड प्राइस पे होती है ना। एक फ्लो कंसेप्ट है, यानी पर डे पर वीक, कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, एक बार डिमांड नहीं। डिमांड एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना। कोई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की डिमांड कैसे चेक करेगा कि एक दिन कितनी डिमांड हुई? नहीं, वो चेक करेगा कि ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग अ डे या ड्यूरिंग अ ईयर कितना प्रोडक्ट बिकता है उसका। जब भी वो एवरेज निकालेगा, एक दिन की थोड़ी निकालेगा, या एक टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम की थोड़ी निकालेगा। तो दैट इज व्हाई डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है जी। चलो उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सिंपल सा टॉपिक की भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड अफेक्ट होती है। सबसे पहला मेन फैक्टर है प्राइस। सबसे पहले मुझे प्राइस से फर्क पड़ता है। प्राइस ज्यादा होगा तो मैं डिमांड कम करूंगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा करूंगा। बोले तो इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। एज द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा ड्यू टू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस बात पे हम लोग आएंगे इस बात पे भी थोड़ी देर में कि प्राइस चेंज होने से हम ऐसा क्यों करते हैं, रीजन बात करेंगे इसके बारे में। फिर आता बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में कौन कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से? जो एक साथ कंज्यूम होते हैं। जो गुड्स एक साथ कंज्यूम होते हैं उनके अंदर अगर एक का प्राइस चेंज होगा तो दूसरे पे क्या जाएगा? जैसे अगर हम कार और पेट्रोल की बात करते हैं, सिंपल एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल में क्या होता है बेटा? अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? तो कार का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कार्स नहीं खरीदेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। अब ये मत कहना ना लायक हो सर हम तो ईवी ले लेंगे, भाई हम फ्यूल की बात कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल मतलब कार और पेट्रोल की डिमांड में इनवर्स रिलेशन देखने को मिला। लेकिन देखो क्या हुआ, पेट्रोल की डिमांड पे फर्क पड़ा बिना पेट्रोल के प्राइस में चेंज हुए। प्राइस तो किसका चेंज हुआ था? कार का। तो बोले तो
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एक गुड का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे की डिमांड पे भी फर्क पड़ता है और ऑपोजिट रिलेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, जैसे टी और कॉफी की बात करते हैं, अगर टी और कॉफी है, टी का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे, कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना, टी इनको कॉस्टली लगने लग जाएगी तो वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो गए, देखो कॉफी की डिमांड में चेंज आया बिना कॉफी का प्राइस चेंज हुए, प्राइस तो टी का चेंज हुआ था, तो दिस इज कॉल्ड बेटे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि आप सब्स्टिट्यूट गुड्स, नॉट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में अगर चेंज आता है तो भी उनकी डिमांड में चेंज आ जाता है, एंड देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है जी, चलो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट है बेटा इनकम। जितनी ज्यादा किसी की इनकम होगी ज्यादा डिमांड होगी, कम इनकम होगी तो कम डिमांड करेगी, लेकिन ऐसा नॉर्मल गुड्स में होता है, सिर्फ नॉर्मल गुड्स में इनकम डिमांड इंक्रीजेस विद इनकम एंड डिक्रीजेस विद इनकम। लेकिन अगर इंफीरियर गुड्स है, लो क्वालिटी लो स्टैंडर्ड गुड्स है, तो वहां पर अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इनकी डिमांड को कम कर देते हो, है ना। इंफीरियर गुड्स के केस में आप डिमांड कम कर देते हो जब आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे बेसिक स्टेपल्स, कोई भी लो क्वालिटी लो स्टैंडर्ड चीज। भाई जब इनकम बढ़ेगी तो हायर स्टैंडर्ड पे मूव करेंगे ना, या उसी को कंज्यूम करते रहेंगे। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी तो बढ़ाते हैं, बढ़ाओगे कि नहीं। लग्जरी गुड्स के केस में डिमांड ग्रोज विद द हायर इनकम लेवल, जितनी ज्यादा इनकम होगी आप उनकी डिमांड, लग्जरी के केस में डायरेक्ट चलता है, बहुत ज्यादा डिमांड करते हो, राइट। समझ आ गई बात। चलो टेस्ट एंड प्रेफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर कुछ नई नई बातें भी आएंगी, तो जरा ध्यान से दिमाग खोल के सुनेंगे, प्यार से। तो देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका किसी चीज, जो जनरल आज तक आपने बात पढ़ी है छोटी क्लासेस तक, वो क्या है कि भैया अगर किसी चीज मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंस की है तो मैं उसकी ज्यादा डिमांड करूंगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की नहीं है तो मैं नहीं करूंगा डिमांड या कम करूंगा, राइट। यही पढ़ा हमने आज तक। अब नया क्या है इसके अंदर देखें, तो देखो फैशन, कोई चीज फैशन में है, ट्रेंड में है, एडवर्टीजमेंट में है, या सोशल इफेक्ट्स। अब सोशल इफेक्ट कौन से हैं वो देखेंगे। जब आप किसी फैशन से इफेक्ट हो रहे हो, ट्रेंड से इफेक्ट हो रहे हो, या एडवर्टीजमेंट से, या फिर किसी सोशल इफेक्ट से, अब सुनेंगे ध्यान से, बैंडवैगन इफेक्ट नया वर्ड है, एवरीवन इज बाइंग, फोमो होता है इसके अंदर। फोमो बोले तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ध्यान से बेटा क्या बोलेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना, कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं तो मेरे को भी वो चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना पड़ेगा, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। दैट इज नोन एज बैंडवैगन इफेक्ट, कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा, सबके पास, दोस्तों के पास आईफोन है, मुझे भी लेना पड़ेगा, नहीं तो कहीं मैं उस भीड़ से पीछे ना रह जाऊं, सबके पास ये चीज है मुझे पास भी होनी चाहिए, तो दैट इज बैंडवैगन इफेक्ट। जब हमें डर होता है कि हम पीछे ना रह जाए कहीं, और एक सोशल प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि सब कर रहे हैं तो यार मुझे भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब करते हैं इसलिए आप भी कर रहे हो, इसलिए आपकी डिमांड हो रही है। दैट इज कॉल्ड सोशल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ बैंडवैगन इफेक्ट, इन विच देयर एग्जिस्ट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है जी। फिर आता है बेटे स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब क्या है, उल्टा, क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा। समटाइम्स हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है ना कमोडिटी के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर। समटाइम्स क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि यार क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल के बिना मजा नहीं आएगा। अब मिस वाई है एक, ठीक है, मिस के ऊपर ये एग्जांपल सुटेबल बैठेगा, मिस्टर्स के ऊपर शायद थोड़ा कम बैठे सुटेबल, आई नो। देखना जरा एग्जांपल, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है ऐसा ही कुछ, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ऐसे ऐसे एग्जांपल मत दो बेटा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ICI नहीं दिया हुआ है तो हम कौन होते हैं। तो बेटा मिस वाई गई एक पार्टी में, ठीक है, शॉर्ट में खत्म करते हैं एग्जांपल। उसने जो ड्रेस पहनी थी वही सेम ड्रेस देख ली उसने पार्टी में किसी और को पहने हुए। क्या नेक्स्ट टाइम अब पार्टी में जाएगी तो मिस वाई क्या वो ड्रेस पहनेगी? हाँ भाई लड़कियों बताओ जरा, कैसा होता है कि नहीं होता कि भाई जो ड्रेस हमने पहनी है और वही अगर हमने सेम देख ली पार्टी के अंदर, तो अगली बार अब उस ड्रेस को तो हम साइड में रख देंगे कि यार ऐसी तो उसके पास भी है, मैं नहीं पहनूंगी। सेम सेम हो जाती है, मजा नहीं आता, होता है कि नहीं होता? तो दैट इज स्नॉब इफेक्ट, कि जब हम कोई चीज इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि सब ऑलरेडी कर रहे हैं, या कोई और ऑलरेडी उसको फॉलो कर रहा है, या परचेस कर रहा है, या कंज्यूम कर रहा है, इसलिए हम नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्नॉब इफेक्ट। ठीक है भाई, तो ये वाला एग्जांपल है स्नॉब इफेक्ट का, कि जहां पर हम किसी चीज को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि कोई और ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा होता है। स्नॉब इफेक्ट, बात समझ आ गई? ये देखो, अवॉइड व्हाट एवरीवन एल्स इज बाइंग। ठीक है, किसी की जगह पे बैंडवैगन होता है, सब कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, किसी जगह पे उल्टा चलता है कि सब कर रहे हैं तो इसलिए हम नहीं करेंगे। ठीक है जी। फिर आता है बेटे वेबलिन। वेबलिन क्या होता है कि हायर प्राइस हायर डिमांड, कि हम स्टेटस के लिए कोई चीज लेते हैं। हम ये, हमारी डिमांड ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि कोई चीज महंगी है तो अच्छी है। हमारा टेस्ट किस तरीके से चलता है, कोई चीज महंगी है तो
अच्छी है ना। ज्यादातर लोग डिमांड किस लिए करते हैं कि इससे हमारा स्टेटस बनेगा, स्टेटस सिंबल, है ना। वेबलिन के अंदर वो आ जाता है, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन कह सकते हैं, कि आप कोई चीज को जस्ट बिकॉज इसलिए कंज्यूम कर रहे हो क्योंकि वो महंगी है, और आप अपना एक स्टेटस मेंटेन करके चलते हो, तो महंगा है तो बेहतर है, राइट। इस सिचुएशन को फॉलो करते हो, तो दैट मींस वेबलिन इफेक्ट। इससे आपका टेस्ट डेवलप हो रहा है, महंगा है तो अच्छा की वजह से। फिर आता है डिमॉन्स्ट्रेशन। अब ध्यान से देखेंगे, आपकी बुक में दोनों को सेम माना गया वैसे तो, दोनों को, किसको, डिमॉन्स्ट्रेशन को और बैंड वैगन को, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा एक छोटा सा डिफरेंस है। जनरली तो दोनों वही है कि जो सब कर रहे हैं वो हम करेंगे, लेकिन मेन डिफरेंस समझना, बैंड वैगन में देखने को मिलता है फोमो, डिमॉन्स्ट्रेशन में कोई फोमो नहीं होता। डेमोन्स्ट्रेशन में हम बस कॉपी करते हैं, वी एक्ट लाइक अ कॉपी कैट, ठीक है। हमें कोई फोमो नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा कोई डर नहीं होता। बस क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर लेते हैं, बस ये होता है। भाई जो ट्रेंड सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, जब सब कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी, हमें कौन रोक रहा है, मतलब जो हम इस तरीके से करते हैं। जब हमें कोई फोमो नहीं होता, जब फोमो आ जाए बीच में तो वो बैंड वैगन बन जाता है। फोमो ना हो, सिर्फ कॉपी कर रहे हो आप बाकियों को, तो दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये था टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसके अंदर बेटा डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांस है बैंड वैगन से, वेबलिन से, है ना। हालांकि आपकी बुक में डिमॉन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन में ज्यादा डिफरेंस दिया नहीं है, तो इस तरह के डिफरेंस के बेसिस पर क्वेश्चन आने के चांस कम है, फिर भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। नाउ कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन से डिमांड इफेक्ट होती है। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर प्राइसेस और इनकम आर एक्सपेक्टेड टू राइज, फ्यूचर में लग रहा है कि भैया बढ़ेंगे, फ्यूचर में आपके फ्यूचर प्राइसेस और इनकम बढ़ने वाली है, तो करंट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। आपको पता है कोई चीज बाद में जिसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो क्या प्राइस बढ़ने का वेट करोगे, आप तो आज ही डिमांड बढ़ा दोगे, है कि नहीं। सिमिलरली अगर प्राइस एक्सपेक्टेड फॉल का एक्सपेक्टेड है, तो आप अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर दोगे। आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरे प्राइसेस जो है वो गिरने वाले हैं, तो आप वेट करोगे। तो आज की डिमांड अफेक्ट हो रही है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से, तो एक्सपेक्टेशन की वजह से, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन की वजह से भी उसकी डिमांड अफेक्ट होती है। और कौन कौन से फैक्टर्स, पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन साइज है तो सिंपल पॉइंट्स है, जितने ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा डिमांड होगी, है ना। एज भी मैटर करती है। नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हायर एंड मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम लीड्स टू मोर डिमांड। जितनी ज्यादा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा, उतनी ज्यादा परचेजिंग पावर होगी, उतनी ज्यादा इनकम होगी, उतनी ज्यादा डिमांड होगी। क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट्स, इजी क्रेडिट एंड लो इंटरेस्ट रेट्स। भैया अगर बैंक्स क्रेडिट इजी कर दे, इंटरेस्ट रेट्स कम कर दे, तो लोग लोन ज्यादा लेना शुरू कर देंगे, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा करेंगे। सिमिलरली अगर बैंक इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे, कम कर दे, तो डिमांड कम होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, ठीक है। सरकार की पॉलिसीज, टैक्सेस रिड्यूस, सब्सिडीज इंक्रीज डिमांड, बैन्स और रेस्ट्रिक्शन कैन लिमिट डिमांड। सरकार की जो पॉलिसीज है, जैसे मान लो टैक्स रिड्यूस कर दिया, अब टैक्स रिड्यूस करने से क्या होगा, सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, आप ज्यादा डिमांड करोगे। सब्सिडीज इंक्रीज हो गई, ज्यादा डिमांड करोगे। बैन लग गया या रिस्ट्रिक्शन लग गया तो आप डिमांड कम करोगे, किसी चीज पे बैन ही लग गया, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, सरकार की किसी पॉलिसी की वजह से आपकी डिमांड अफेक्ट हो रही है, सिंपल, ठीक है जी। कोई एक्सटर्नल कंडीशन जो आउटसाइड दी कंट्रोल है, कोई वेदर चेंज हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आ गया, कंज्यूमर की हैबिट्स में, एडवर्टाइजिंग ने आपको अफेक्ट कर दिया, राइट, ये सबसे भी आपकी डिमांड अफेक्ट होती है, छोटे मोटे अदर फैक्टर से, सिंपल है। नाउ डिमांड फंक्शन, अगर हम डिमांड फंक्शन की बात करें तो डिमांड फंक्शन क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ इसको हटा देते हैं। डिमांड फंक्शन, कोई भी जब बेटा हम फंक्शन लिखते हैं ध्यान से समझेंगे, जैसे हम यहाँ पर डिमांड फंक्शन लिखते हैं, अभी हमने फैक्टर्स पढ़े ना बहुत सारे, हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं, डिमांड फंक्शन, आगे जाके कंज्यूमर फंक्शन लिखेंगे, तो इट्स सिंपली अ इक्वेशन और द फंक्शनल रिलेशनशिप। Whatever function you are writing, that functional explains the functional relationship between the two variables. अब जैसे मैं लिख रहा हूं qx is equals to f of p into pr into y, सॉरी इंटू नहीं, कॉमा y कॉमा t, ये सब चीजें लिख रहा हूं, तो इसे क्या लिखा मैंने कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। मतलब डिमांड यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है इन सबके ऊपर, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनमें से अगर कुछ भी चेंज होगा तो उसका इफेक्ट जाएगा मेरी डिमांड पे, ठीक है बेटा। इनमें से कुछ भी चेंज होगा तो उसका इफेक्ट जाएगा डिमांड पे, और इसको जब मैं एक ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं तो दैट मींस दिस इक्वेशन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सिंपल है। चलो तो अब देखो, जैसे हमने क्या बताया भाई, qx इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट विच इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो सारे इंडिपेंडेंट है वो ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कंज्यूमर की इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तो ये देखो ये रहा डिमांड फंक्शन। कुछ लिमिटेड चीजें लिखी है, जितने फैक्टर्स हमने पढ़े हैं आप वो सारे के सारे भी यहां पे लिख सकते हो। सिंपल है, डिमांड फंक्शन का मतलब समझने के लिए था ये सिर्फ।
दिस मींस डिमांड फॉरेक्स डिपेंड्स ऑन द प्राइस, इनकम, प्राइस मैंने आपको बता दिया कि डिमांड किस पे डिपेंड करती है, इन सब पे। डिमांड इंक्रीजेस विद द इनकम एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। अगर इनकम बढ़ेगी आपकी या रिलेटेड गुड का के प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड डिक्रीजेस विद इट्स ओन प्राइस, खुद के प्राइस से क्या होती है, डिक्रीज होती है। अपना खुद का ही प्राइस अगर खुद के प्राइस से क्या हो सकती है, डिक्रीज। ठीक है भाई, ये फैक्टर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। नाउ अब आते हैं मुद्दे की बात, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का जनरल मतलब तो यही है कि देखो सिंपल सी बात है कि सर जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। मतलब लॉ ऑफ डिमांड, ध्यान से सुनना, एक फंक्शनल रिलेशनशिप बता, नॉट फंक्शनल रिलेशनशिप, एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। किसके बीच में बेटा, एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है मेरा सिंपल प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। सिंपल सी बात है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। यही लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन सिर्फ इतना बताना इंसफिशिएंट है, और वैसे आपका तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, स्टेटमेंट्स की तो कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बीच की बातों से क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो यह बताना बहुत जरूरी है कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स, ध्यान देंगे मेरी बात पे, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एट कांस्टेंट लेवल। क्या बोला मैंने, क्या बोला? हाँ भाई, कि जो बाकी के फैक्टर्स हैं, बाकी बोले तो प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हमने पीछे पढ़े, अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, उन फैक्टर्स में से किसी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करेगा। यानी कि तभी सिर्फ ऐसा होगा कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होगी और प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ेगी। कब? जब बाकी फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट मान लूंगा। सर थोड़ा अच्छे से बताओ, ये बात समझ नहीं आई। तो देखो बेटा समझते हैं, क्या लॉ ऑफ डिमांड हमेशा ऑपरेट कर सकता है? वैसे इन जनरल बात करूं मैं आपसे, क्या हमेशा ऐसा होगा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी या प्राइस कम होगा तो डिमांड, ऐसा हमेशा होगा? देखते हैं जरा। मान लो आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो, आपका मूवी देखने का प्लान बन गया। किस चीज का बेटा? मूवी देखने का प्लान बन गया। मैं सिचुएशन ले रहा हूं कि जहां पर आपने पहले से कोई टिकट बुक नहीं करी, आप घूमते फिरते मूवी देखने पहुंच गए। अब मूवी देखने का पूरा मन बन गया दोस्तों के साथ, देखनी है भाई, अब तो देख के ही जाएंगे मूवी, ठीक है ना। अब आप काउंटर पे पहुंचे, एक एक्सपेक्टेशन तो होती है टिकट प्राइस की। टिकट प्राइस आपने एक्सपेक्ट किया था 250 सपोज, लेकिन टिकट मिल रही है वहां पे 300 की पर पर्सन, तो क्या वापस चले जाओगे? आप नहीं देखोगे मूवी? सच सच बताना भाई। जब पूरा मन बन चुका है, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, थिएटर में पहुंच चुके हैं, तो देख के आएंगे। तो ये प्राइस बढ़ा, आपकी डिमांड पे कहां फर्क पड़ा? यानी क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि यहां पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस प्रिवेल कर गया, प्राइस को हरा दिया टेस्ट एंड प्रेफरेंस ने। समझ गए कि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस इस समय इतना स्ट्रांग है कि प्राइस और भी मैं बढ़ा दूं तब भी आप कहोगे नहीं सर हम तो देखेंगे। तो क्योंकि प्राइस इतना फर्क नहीं डाल पा रहा आपकी डिमांड पे, बिकॉज टेस्ट एंड प्रेफरेंस प्रिवेल कर रहा है, इसलिए हम पहले से ही एजम्पशन डाल देते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस और उसके जैसे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सबके सब कांस्टेंट है, किसी से भी मेरी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ प्राइस से फर्क पड़ता है। तो हम ये बात बोलते हैं कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एट कांस्टेंट लेवल, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल एंड प्राइस डिक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांड शैल इंक्रीज। मतलब तभी ये बात बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। समझ गए कि बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हुए अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो देखते हैं एक बार जल्दी से फटाफट से। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बता चुका हूं, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। दोनों बातें बता चुका हूं बढ़िया से, है ना भाई। तो देखो दिस शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, जब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो इनवर्स ही है। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, सेम बात अपनी भाषा में बोल दी उसने, एज द प्राइस फॉल डिमांड इंक्रीजेस एंड प्राइस राइजेस डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है जी, एक बार एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब को भी देख लेते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेट्रिस पेरिबस बेटा टर्म यूज होती है इसके लिए, लैटिन टर्म है जिसका मतलब यही है। सेट्रिस पेरिबस मींस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये सेट्रिस पेरिबस इस चीज के लिए एक वर्ड बना हुआ है, ठीक है ना। और कौन कौन सी चीजें, इनकम, प्राइस, मतलब प्राइस के अलावा जो भी है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऑल अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट, है ना। इफ दीज फैक्टर चेंजेस द लॉ मे नॉट अप्लाई। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया मूवी वाला, अगर इन फैक्टर्स में से किसी में कोई भी चेंज आएगा तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि बाकी फैक्टर्स कोई भी अगर चेंज होगा तो वो हो सकता है प्राइस वाले फैक्टर को डोमिनेट कर दे, तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करेगा ही नहीं, राइट। जैसे देखो ज्यादा इनकम होगी तो आप डिमांड करते रहोगे चाहे प्राइस बढ़ भी जाए। पैसा ज्यादा पड़ा है तो प्राइस बढ़ने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जब आपके पास इनकम ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, या राइट, सिंपल। चलो
डिमांड शेड्यूल की बात करें तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, जो भी हमने बात करी उसी की अगर हम एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बना दे जनरल, तो डिमांड शेड्यूल होता है ना। तो इसका मतलब क्या है? इट इज अ टेबल दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ओवर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटा सिंपली अगर मैं यहां पर टेबल बनाऊं प्राइस और डिमांड का, प्राइस का, और यह है क्वांटिटी डिमांड, सिंपल है भाई। प्राइस और डिमांड का सिंपल से एक टेबल बना दिया कि जैसे मान लो मैंने प्राइस रखा 100 रुपीज पर, मैं डिमांड कर रहा था 50 यूनिट्स, ठीक है जी। अब मैंने प्राइस को कम करते चलते हैं, 80 रुपीज कर दिया तो डिमांड हो गई 60 यूनिट्स की, फिर मैंने 70 रुपीज कर दिया, डिमांड हो गई 80 यूनिट्स की, फिर मैंने प्राइस कर दिया यहाँ पर 50 रुपीज का, तो डिमांड हो गई 100 यूनिट्स की। तो क्या हो रहा है? अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड है, और लॉ ऑफ डिमांड भी दिख रहा होगा आपको ऑपरेट होता हुआ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। तो यही जो मैंने पीछे इंफॉर्मेशन आपको बताई अभी, उसी की अगर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बना दी जाए तो दिस इज कॉल्ड बेटा डिमांड शेड्यूल, ठीक है जी। तो क्या समझ आया? इज अ शेड्यूल इज अ टेबल that shows the quantity of a good consumers are willing to buy at various prices over specified time period assuming all other factors remain constant. It helps to clearly see the inverse relationship between price and quantity demanded, used to isolate the effect of price on isolate मतलब कि एक जगह पे कैद कर दिया मैंने, है ना, एक जगह पे इंफॉर्मेशन लिख दी, तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेट, सिंपल, ठीक है। डिमांड कर्व बोले तो जो भी हमने टेबल बनाया अगर उसकी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दूं तो डिमांड कर्व हो गया, सिंपल सी बात है, देख लेते हैं। चलो जी, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग डिमांड। मैं ज्यादा देखो, कोई भी आप जब कर्व बनाते हो, पहली बात तो आपका वैसे भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स में जब हम कोई कर्व्स बनाते हैं तो हम एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं करते पॉइंट्स की, सिर्फ जो बिहेवियर होता है हमारे वेरिएबल्स का जिसको हम शो कर रहे हैं ग्राफ में, वो बिहेवियर शो होना चाहिए ग्राफ में, एग्जैक्ट पॉइंट्स की प्लॉटिंग की कोई जरूरत नहीं होती, राइट। सपोज करो ये कोई प्राइस चल रहा है, ये कोई डिमांड है, कोई भी प्राइस कोई भी डिमांड ले सकते हैं। अब मैं क्या केस ले रहा हूं कि भैया प्राइस बढ़ा और डिमांड हो गई कम, तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो गई, या प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ गई, तो ये लो मेरा कर्व, दिस इज माय डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या समझ आया? कि एक केस समझ लो छोटा सा, पहला ग्राफ पढ़ा होगा आप लोगों ने अगर शुरू से पढ़ रहे हो अभी, तो भाई कोई भी ग्राफ पे यहां पे मैंने क्या क्या लिया था एक बार बता दे जरा। इधर हमने लिया है प्राइस, इधर हमने लिया बेटा क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है जी। ये मेरी एक्स एक्सिस है 0, ये मेरा वाई एक्सिस है, सिंपल, सब कुछ लिख दिया। नाउ अच्छा पी भी लिख देते हैं, चलो ये ओरिजिनल प्राइस था, ये ओरिजिनल डिमांड थी, है ना, ये P1 हो गया तो ये Q1 था, ये प्राइस चेंज हुआ तो ये क्वांटिटी चेंज हुई। नाउ मेरी बात समझेंगे, जो मेन मुद्दे वाली बात है कि जो भी वेरिएबल्स आप दोनों एक्सिस पर ले रहे हो डिमांड कर्व में या कोई भी ग्राफ में, एनी ग्राफ एनीवेयर, नॉट इन इकोनॉमिक्स, कहीं पर भी दुनिया में, अगर आप इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है और आपको पता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो मेरा कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, शेप उसकी जैसे मर्जी हो, समझ रहे हो, वो आएगा ऊपर से नीचे की तरफ ही, चाहे वो ऐसे ऐसे करता हुआ आए, चाहे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आए, चाहे ऐसे ऐसे करता हुआ आए, पर आएगा ऊपर से नीचे ही। कब? जब इन दोनों वेरिएबल्स में, जो दोनों वेरिएबल्स आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेते हो बेटा, अगर इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप मिल जाए तो मेरा कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा मेरे बच्चों, कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा अगर इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो, और वो यहां पर दिख रहा है ना, पढ़े एक बारी, ये लो। The vertical axis shows the price and the horizontal axis shows the quantity demanded. Each point on the curve shows how much of the good consumers will buy at a specified price. अगर मैं डिमांड कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लूं कहीं पर भी, वैसे तो मैंने 3 पॉइंट आपको दिखाए हैं, इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट ले लूं कहीं पर भी, तो उस पॉइंट का क्या मतलब होगा, उस पॉइंट पर क्या शो हो रहा होगा। जैसे इस पॉइंट पर यह शो हो रहा है कि इस प्राइस पर मैं इतनी क्वांटिटी बाय कर रहा हूं, इस पॉइंट पर क्या शो हो रहा है कि इस प्राइस पर मैं इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहा हूं। तो डिमांड कर्व के हर एक पॉइंट पर हमें यह पता लगता है कि कितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो और कितने प्राइस पे कर रहे हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है। द कर्व टिपिकली स्लोप्स डाउनवर्ड, आ गया, शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अभी बताया मैंने आपको, इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है जी। भाई स्लोप हमेशा याद रखो, आपकी मॉड्यूल के हिसाब से बात कर रहे हैं, डेल्टा पी अपॉन में डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, माइनस साइन है डाउनवर्ड स्लोपिंग का, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखो स्लोप क्या है यहां पर, ये किस वजह से डिटरमाइन हो रहा है, ये क्यों बन रहा है ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है और विद रिस्पेक्टिव डिमांड में कुछ चेंज हो रहा है ना, प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है और उसके रिस्पेक्टिव डिमांड में भी कुछ चेंज हो रहा है, तो दैट इज वाई डेल्टा पी माइनस का साइन इसलिए क्योंकि नीचे गिर रहा है कर्व, इसलिए माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा क्यू शोज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, एंड हियर द स्लोप इज नेगेटिव, नीचे आ रहा है इसलिए नेगेटिव का साइन भी लगा दिया, सिंपल है, ठीक है ना, याद रखोगे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्लोप के लिए,
तो ऊपर क्या है नीचे क्या है ध्यान से पढ़ना है। चलो, द कर्व में भी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डिमांड चेंजेस विद द प्राइस। मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो सब ऐसे इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है, और फिर भी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है कि कितना चेंज हो रहा है, कि डिमांड के कंपैरिजन में, सॉरी प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। तो उस हिसाब से कर्व मेरा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कर्वी भी हो सकता है ना, ऐसे बेंड होके, जैसे थोड़ा सा मेरा इसमें दिख रहा होगा कि बेंड होके आ रहा है, सीधी लाइन भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि कितना चेंज आ रहा है, प्रोपोर्शनेट चेंज कितना है डिमांड में एज कंपेयर टू प्राइस। सिंपल टॉपिक है भाई। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है भाई? जो हमने बनाया था भी वो इंडिविजुअल का था। अगर आप ऐसे 3-4 इंडिविजुअल लिए, मतलब हम मान लें मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स कंज्यूमर्स हैं, सबकी डिमांड को प्लस कर दो तो मार्केट डिमांड आ जाएगी। जल्दी से खत्म करें इसको। देखो, अब मैं मान रहा हूं एग्जांपल के तौर पर कि एक मार्केट में 3 कंज्यूमर है। एक मार्केट में क्या है? 3 कंज्यूमर है, ये प्राइस का कॉलम है। 3 कंज्यूमर है और तीनों की जो डिमांड है टोटल वो है मार्केट डिमांड। सिंपल। कोई भी डिमांड आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। जैसे प्राइस में वही ले लेता हूं, पहले वाला 100 रुपए प्राइस था, 100 से 80 हुआ, फिर 60 हुआ, प्राइस 50 हो गया, 40 हो गया, प्राइस गिर रहा है और उसके कंपैरेटिवली डिमांड भी बढ़ रही होगी, पर जरूरी नहीं है तीनों की सेम हो, तीनों की अलग अलग होगी। मान लो ये 200 यूनिट खरीदता था पहले, अब ये डिमांड क्या करेगा? बढ़ाएगा, ये 250 करेगा, फिर हो सकता है 400 यूनिट कर दे, फिर 600 यूनिट कर दे, फिर 800 यूनिट कर दे। ये पहले 50 कर रहा था, 70 करने लग गया, 100 करने लग गया, 150 करने लग गया, 200 कर दिए। फिर ये मान लो 300 से इसने शुरू किया, 400, 450, 500 और 550, ऐसे मैंने एग्जांपल लिए। अब आप क्या करो, इन सबकी इंडिविजुअल डिमांड को प्लस करके यहां लिख दो बेटा, सबकी इंडिविजुअल डिमांड्स को प्लस करके यहां लिख दो, तो क्या बन जाएगा भाई? मार्केट डिमांड। मैं टोटल कर नहीं रहा, इतना तो आप समझ ही सकते हो। सबकी इंडिविजुअल डिमांड्स को प्लस करके अगर मैं लास्ट वाले कॉलम में लिख दूंगा तो वो क्या आ जाएगी? मार्केट डिमांड। तो समझ आ गया सिंपली क्या है कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं सबकी डिमांड को अगर प्लस कर दिया जाए तो क्या आ जाता है? मार्केट डिमांड, है ना। देखिए एक बारी, तो मार्केट डिमांड shows the total quantity of a good that all the buyers are willing to purchase at a different prices over a period of time, assuming all other factors are constant. law of demand के हिसाब से it is the sum of the individual demands, दिखा दिया मैंने, at each price influenced by the same factors as the individual demand plus the number of buyers. सेम फैक्टर जो हमने पहले पढ़ी थी ना बात भाई। देखो, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स वही वाले जो हमने पढ़े, क्योंकि है तो वो भी डिमांड ही, लेकिन और एडिशनल क्या आ गया कि अब आपकी नंबर ऑफ बायर्स कितने, तो इस ये एक एडिशनल फैक्टर आ गया अदर देन दोस्त जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। तो एडिशनल फैक्टर में क्या है कि पूरे मार्केट में बायर्स कितने, जितने बायर्स ज्यादा होंगे ज्यादा होगी मार्केट डिमांड, बायर्स कम होंगे तो कम होगी। सिंपल है ना। देखो, लाइक इंडिविजुअल डिमांड इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप है यहां पर भी बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एज प्राइस इंक्रीजेस टोटल मार्केट डिमांड डिक्रीजेस, है ना। अगर मैंने तो प्राइस फॉल का एग्जांपल लिया, अगर प्राइस इंक्रीज कर लेंगे तो मार्केट डिमांड भी फॉल करेगी, सेम लाइक इंडिविजुअल डिमांड। बस फर्क क्या है कि मार्केट डिमांड में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबकी डिमांड को हम प्लस करके ले रहे हैं टोटल में। ठीक है, चलो मार्केट डिमांड कर्व क्या है भाई? अगर देखो यहां देखते हैं, सिंपल, मैंने 3 लिए ना केस, 3 ले लेते हैं। चलो 3 इंडिविजुअल्स के केसेस हैं। ग्राफ वैसे ज्यादा रेलेवेंट नहीं है इसका, पर फिर भी चलो कर लेते हैं, सिलेबस का पार्ट तो है ही। लो जी, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, तो ये होगा। मैंने थोड़ा सा फर्क रखा है कि नहीं रखा लास्ट में, ये ऐसे होगा, मतलब थोड़ा सा बेंड हो गया। तो समझो जो इन तीनों का स्लोप है, इन तीनों के स्लोप को प्लस करके ये स्लोप बन के आ रहा है, ये तो है मार्केट डिमांड, है ना। ये कंज्यूमर ए का डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर बी का है, कंज्यूमर सी का है, एंड दिस इज माय मार्केट डिमांड। ठीक है जी। मार्केट डिमांड में क्या हुआ, तीनों कंज्यूमर्स की डिमांड को प्लस कर दिया हमने, इसको मैंने नाम दे लो D1 इसको नाम दे देते हैं। दूसरे कंज्यूमर की डिमांड को नाम दे दिया D2 इसको दे दिया D3 इसको DK दे देते नाम, क्योंकि सॉरी DM मार्केट डिमांड है ना, DM दे देते नाम मार्केट डिमांड को। तो तीनों की डिमांड को प्लस करके आ रहा है ये, ठीक है ना, तीनों डिमांड्स को प्लस करके, इसलिए उसका स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ईच कंज्यूमर। जितना भी हर एक कंज्यूमर की डिमांड है उससे तो स्लोप ज्यादा ही होगा, क्योंकि सबको प्लस करके आ रहा है ना, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा ऐसा लेट गया। ये थोड़े स्टीपर है, वो थोड़ा फ्लैटर है, आएगा भी इलास्टिसिटी का कंसेप्ट भी। तो दिस इज माय ग्राफ ऑफ मार्केट डिमांड, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट सिलेबस का पार्ट है, करना पड़ेगा। नॉट सो इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम के लिए, है ना। नाउ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, देखेंगे ध्यान से क्या लिखा है। वाई डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड। इस क्वेश्चन के अलग अलग रूप हो सकते हैं। क्या रूप हो सकते हैं? पहले कि भैया एक तो हमने कहा कि वाई डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड, मतलब ये तो पढ़ लिया हमने, डिमांड कर नीचे आता है। क्वेश्चन क्या रहा है, ये क्वेश्चन क्या हुआ कि डिमांड कर नीचे क्यों आता है? एक रीजन तो मैंने आपको बताया कि इनवर्स रिलेशनशिप, कि कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगा
कि जो भी दो वेरिएबल्स हम दोनों एक्सिस पर ले रहे हैं, उन दोनों वेरिएबल्स में अगर इनवर्स रिलेशनशिप हुआ तो मेरा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। तो क्या इसका वही आंसर होगा कि इनवर्स? तो हमें यहां पर यही बताना है कि वो इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है, मतलब कि प्राइस बढ़ने पर ऐसा मुझे क्या हो जाता है, मुझे मतलब कंज्यूमर को, कि ऐसा क्या हो जाता है कि वो डिमांड कम कर देता है, या प्राइस कम होने पर उसको ऐसा क्या हो जाता है कि वो डिमांड बढ़ा देता है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये क्वेश्चन और कैसे हो सकता है, मतलब अगर थ्योरेटिकल में आपसे पूछूं, एक तो ये हो गया, दूसरा व्हाट आर दी रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वो भी एक ही बात है। या फिर मैं इसको और कैसे पूछ सकता हूं कि व्हाट आर दी रीजंस फॉर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और तीसरा ये तो फॉर्म लिखा है आपके सामने कि वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। समझ गए मेरी बात? तो बेसिकली यहां पर हम सिंपल क्या बात कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड या इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड के रीजंस पढ़ने की बात कर रहे हैं कि हम प्राइस में और डिमांड में जो इनवर्स रिलेशनशिप बोलते आ रहे हैं वो होता क्यों है, क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। सिंपल। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है प्राइस इफेक्ट, और प्राइस इफेक्ट में हमारे पास बेटा दो चीजें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। ध्यान से, किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस गिरता है, टी और कॉफी का एग्जांपल लें, देखो देखो जी, टी का प्राइस गिराएंगे हम, टी का प्राइस गिर गया तो यानी कि एज पर लॉ ऑफ डिमांड इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर क्यों? लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो मैं यही कहूंगा ना कि डिमांड बढ़ गई, पर क्यों बढ़ी? कंज्यूमर के माइंड में ऐसा क्या आया कि उसने डिमांड बढ़ा दी? उसने सब्स्टिट्यूट करा है। क्या सब्स्टिट्यूट करा है? टी का एक ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट है मार्केट में, दैट इज कॉफी, है ना। अब क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, दोनों के प्राइसेस को कंपेयर करने लग गया, एंड द कंज्यूमर विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स द चीपर वन। कंज्यूमर हमेशा चीपेस्ट गुड की तरफ जाता है, राइट भाई। दोनों का प्राइस मान लो 10 रुपीज था तो कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ रहा था, टी और कॉफी ये लो। लेकिन अब इसका प्राइस 8 रुपए हो गया तो यहां वाला कंज्यूमर भी उठ के इधर आ जाएगा। तो क्योंकि टी के पास कॉफी वाले कंज्यूमर भी आने लग गए हैं तो टी की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि हमने कॉफी को देख के पलटा मार दिया। यहां पर कॉफी वाले कंज्यूमर्स भी उठ के यहां पर आने शुरू हो गए कि भैया टी का प्राइस सस्ता हो गया तो अब इन कंपैरिजन में टी सस्ती हो गई तो लेट्स कंज्यूम टी। इसलिए टी के प्राइस कम होने पर टी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हम कंपेयर करने लग जाते हैं उसको कॉफी से और हम टी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर ऑलवेज गोज फॉर अ चीपर वन। समझ गए? अगर दोनों सब्स्टिट्यूट गुड है तो वो चीपर वन की तरफ जाएगा। वैसे चीपर वन का मतलब वो नहीं है, मतलब अगर दोनों बिल्कुल सेम ही है, हम ये मान रहे हैं सेम है, तो वो हमेशा चीपेस्ट की तरफ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर इसका प्राइस बढ़ जाए तो फिर वही बात, अब वो कंपेयर करेगा तो कॉफी ज्यादा अच्छी नजर आएगी। तो देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि भैया टी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड कम कर दूंगा मैं, पर कम करी ही क्यों? कम इसलिए करी क्योंकि मेरे को अब जैसे पहले चीपर नजर आ रही थी वैसे कॉफी चीपेस्ट नजर आनी शुरू हो गई, तो मैं यहां से उठ के वहां चला गया। तो उठ के जाने का मतलब क्या है कि टी की डिमांड कम हो गई। तो इसलिए यहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं सब्स्टिट्यूट गुड से। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट के अंदर ही आता है ना, प्राइस में चेंज होने की वजह से। तो एक बार रीड करें बढ़िया से इसी बात को, देखते हैं। When the price of the good falls, it becomes cheaper as compared to the other good. यही बताया, consumer shift from relatively expensive good to the cheaper one, increasing its demand. यही बात हमने करी अभी, राइट। दूसरा आता है बेटा इनकम इफेक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझो। यहां पर हम रियल इनकम की बात करेंगे। बोले तो जब आप किसी कमोडिटी पे स्पेंड करते हो उसके बाद जो पैसा आपके पास बच जाता है, क्या बोला मैंने, ध्यान से, कि अगर आपके पास मान लो 100 रुपीज है, ठीक है, आप 100 रुपीज में से कोई चीज रेगुलरली कंज्यूम करते थे 80 रुपीज की, और उसमें से आपके पास 20 रुपीज बच जाते थे, 20 रुपीज आपके पास सेव हो जाते थे। तो दिस इज योर रियल इनकम। अब सुनेंगे ध्यान से। अब इस चीज का प्राइस बढ़ के 80 से 90 रुपए हो गया। इस चीज का प्राइस बढ़ के बेटा 80 से कितना हो गया मेरे बच्चों, 90 रुपीज हो गया, राइट। कितना हो गया बेटा, 90 रुपीज हो गया प्राइस बढ़ के। तो अब इससे इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि आपके पास जो पैसे बच रहे थे वो अब 10 रुपए ही बचेंगे। पहले 20 बच रहे थे, अब 10 ही बचेंगे। तो अब माइंड में आएगा ख्याल कि यार मेरे पास तो जो 20 रुपए बचते थे उसका आप कुछ और करते थे, सेव वॉटेवर जो भी करते थे। तो अब आप क्या सोचोगे, यार मैं काम करता हूं, क्वांटिटी थोड़ी कम ले लेता हूं पर मैं बचाऊंगा 20 रुपए। क्वांटिटी थोड़ी कम कर लेता हूं, बचाऊंगा 20 रुपए ही। तो आप बच्चे मोमोज खाते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर, देखो एग्जाम्पल दू बढ़िया सा। 50 रुपीज की मान लो मोमोज की प्लेट है, ठीक है, या 40 रुपीज के, चलो ऐसे करते हैं, देखो बढ़िया समझ आ जाएगा। 40 रुपीज की मोमोज की प्लेट का एग्जांपल लेते हैं। बच्चा लेके जाता है 50 रुपीज हर बार,
और मतलब 50 रुपीज लेके जाता है, 40 के मोमोज खाता है, ठीक है, और 10 की वो पी लेता है कोल्ड ड्रिंक। 10 की क्या पीता है बेटे? कोल्ड ड्रिंक पी लेता है। लेकिन आज जब गया तो भैया ने कहा बेटे मोमोज हो गए 50 के, तो यार आपने कहा ये क्या हो गया यार, मैं कोल्ड ड्रिंक कैसे पीऊंगा? अब कोल्ड ड्रिंक तो पी नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस पे स्पेंड करने के बाद 10 रुपए बचते थे, उसकी मैं कोल्ड ड्रिंक पीता था, 10 रुपए की जो भी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स आती है। गेटिंग द पॉइंट? तो अब आप कोल्ड ड्रिंक तो पी नहीं पाओगे। तो अब यहां पर आप क्या करते हो? जनरली यही होता है ना बिहेवियर कि भैया एक काम करो 40 के ही दे दो, 2 पीस कम दे देना पर दे दो 40 के ही, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो ठीक है, तो हुआ क्या? आपने क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज करी कि नहीं करी? क्यों करी क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज? प्राइस बढ़ गया था इसलिए। तो प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई, यही तो होता है लॉ ऑफ डिमांड। यही तो लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस बढ़ना डिमांड कम होना। पर यहां पर आपने क्यों करा? क्योंकि उसके ऊपर स्पेंड करने के बाद जो पैसे बचते थे आप उसको सेम रखना चाहते थे। किसी कमोडिटी पे स्पेंड करने के बाद जो पैसे बचते थे आप उसको सेम रखना चाहते थे। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। और उसको सेम रखने के लिए आपने क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो लॉ ऑफ डिमांड आ गया ना, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गई। तो दिस इज द रीजन कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। सिमिलरली अगर ये सस्ते हो जाते, मान लो अगर ये इसका प्राइस हमने सस्ता कर दिया, मान लो कि 40 रुपए के वैसे ही जब 30 के हो गए, तो आप कोल्ड ड्रिंक तो आपको 10 की पीनी है, कोल्ड ड्रिंक तो 10 की आती है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे आप एक्स्ट्रा, आप कहोगे भैया मोमोज एक्स्ट्रा कर दो 40 के, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो क्या हुआ? प्राइस बढ़ा, प्राइस कम हुआ तो आपने डिमांड बढ़ा भी दी, आपने ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर ली। गेटिंग द पॉइंट? बहुत बढ़िया। तो दिस इज कॉल्ड बेटा इनकम इफेक्ट। अ फॉल इन द प्राइस इंक्रीज द कंज्यूमर परचेजिंग पावर। प्राइस गिरता है तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अलाउइंग देम टू बाय मोर इफ द गुड इज नॉर्मल, डिमांड इंक्रीजेस। इंफीरियर, ये बात भी डिपेंड करती है कि अगर नॉर्मल और इंफीरियर गुड है, अगर तो इंफीरियर गुड है तो प्राइस कम होने पर आप उसको और छोड़ दोगे, आप उसकी तरफ देखोगे भी नहीं मुड़ के, आपको हट पहले ही बेकार था, सस्ता हो गया तो और बेकार हो गया होगा, और उसको छोड़ दोगे। गेटिंग द पॉइंट? तो इफ द इंफीरियर गुड डिमांड मे नॉट राइज अनलेस द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स। इंफीरियर गुड्स के केस में तब ऐसा हो सकता है जब सब्स्टिट्यूट हो उसका कोई अवेलेबल, तो आप ऐसा कर सकते हो जो सब्स्टिट्यूट गुड वाला हमने पढ़ा था। अदरवाइज इंफीरियर गुड्स के केस में ये वाला जो इनकम इफेक्ट है वर्क नहीं करता, क्योंकि इंफीरियर गुड्स के केस में प्राइस कम होता है तो वहां पर आप ऐसा बिहेव नहीं करते, आप उसको बिल्कुल छोड़ ही देते हो कि पहले से वो आपके दिमाग में लो क्वालिटी था और उसका प्राइस गिर गया तो आप और बेकार हो जाते हो आपकी नजर में, तो आप उसको छोड़ देते हो। ठीक है जी? So this is the first reason for operation of law of demand, which is called price effect, under which there are two effects, substitution effect and income effect. I hope clear हो गया होगा बढ़िया से। नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके बेटा दोबारा से देख ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, चलो नाउ और क्या है? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, बोले तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद है क्या होता था भाई छोटी क्लासेस में? वैसे तो ये अगले चैप्टर में आएगा टॉपिक, पर यहां पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। मतलब जैसे जैसे हम कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करते हैं, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, जैसे जैसे आप कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते हैं किसी कमोडिटी को, वैसे वैसे एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम होता रहता है। ये होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन हम उसके अंदर एक पॉइंट पर रुक जाते हैं जहां पे मेरे को प्राइस, जितना मैं इस पे स्पेंड कर रहा हूं जो उसका प्राइस है, और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जब तक बराबर नहीं हो जाता, मैं इस पॉइंट तक कंज्यूम करता हूं किसी भी कमोडिटी को, राइट? और ये पॉइंट चेंज हो सकता है अगर प्राइस चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा एग्जांपल कि जैसे आपने 1 2 3 4 यूनिट कंज्यूम करे, प्राइस 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। ठीक है, यूटिलिटी देखेंगे आपकी कैसे चल रही है। ये प्राइस है ना, तो हम लेते हैं 20 15 और 12 10। तो देखो बढ़िया एग्जांपल, आप ये प्राइस है बेटा, ये आपका क्वांटिटी है, कितनी आप कंज्यूम कर रहे हो, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। तो जनरली तो आपको यहां पे रुक जाना चाहिए क्योंकि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। बट अगर मैं प्राइस चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि भाई ये 10 से ना 5 की हो गई है, तो अब आप क्या करोगे? एक और यूनिट कंज्यूम कर लोगे, क्योंकि अगर 5 की हो गई है तो आपके पास अभी भी स्कोप है ना और कंज्यूम करने का, क्योंकि यूटिलिटी अभी भी गैप है इनके बीच में, तो आप एक और यूनिट कंज्यूम करो। अब ये यहां बराबर हो गया, मतलब जो कि 4th यूनिट पे बराबर हो रहा था पी और एमयू, वो 5th पे बराबर हो रहा है। तो इसलिए आपने देखो क्या करा, प्राइस कम करा तो क्वांटिटी बढ़ा दी, क्योंकि आपका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस में अभी भी गैप है। मतलब जब तक कंज्यूम करते रहोगे आप, जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम रहेगा, जब तक प्राइस ज्यादा रहेगा और एमयू कम रहेगा, तब तक आप और यूनिट कंज्यूम करते रहोगे। जैसे ही बराबर हो जाएगा आप रुक जाओगे। तो अगर मैंने इस लेवल पर लाके प्राइस चेंज कर दिया तो आप 4 से 5 पे आ तो गए, तो प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, मैं अगर यहीं पर ही प्राइस बढ़ा देता तो आप आगे जाते ही नहीं, मैं यहीं पर ही प्राइस इसका 12 रुपए कर देता, तो यहीं पर ही बराबर हो गया। तो जहां आप 4th यूनिट कंज्यूम करने वाले थे, प्राइस बढ़ने की वजह से आपने 4th कंज्यूम करा ही नहीं, आप 3rd पे ही रुक गए, तो प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई। यही तो होता है लॉ ऑफ डिमांड, राइट? समझ आई बेटा बात बढ़िया से? चलो 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 चलो।
तो देखते हैं, कंज्यूमर गेन्स लेस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड, यूटिलिटी की बातें होती है। सो दे विल ओनली बाय मोर इफ द प्राइस इज लोअर, यही बताया मैंने। आप एडिशनली सिर्फ तब कंज्यूम करोगे जब प्राइस कम होगा, अगर प्राइस नहीं कम होगा तो आप वहीं रुक जाओगे। तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस बिहेवियर क्रिएट्स द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है जी, सिंपल। नाउ न्यू कंज्यूमर एंटर द मार्केट, अगर न्यू कंज्यूमर आ रहा है मार्केट में तो बहुत सिंपल, डायरेक्ट है। अगर नया कंज्यूमर, देखो प्राइस गिरने की वजह से नया कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसी वजह से प्राइस कम की वजह से जब बायर्स बढ़ जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो लोअर प्राइस मेक्स द प्रोडक्ट अफोर्डेबल, है ना, एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ बायर्स, इसलिए डिमांड बढ़ जाती है। सिमिलरली आता है मल्टीपल यूजेस, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जिनके बहुत सारे यूज होते हैं, जब प्राइसेस गिरते हैं तो लोग उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, यूज देम फॉर मोर पर्पसेस, इंक्रीजिंग डिमांड, समझ गए। तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिमांड और बढ़ जाती है, समझ गए मेरी बात, और डिमांड बढ़ जाती है उसकी। सिंपल है बेटा। चलो नाउ एक्सेप्शंस, कौन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर मेरा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता। देखो बाकी सारे फैक्टर्स को तो हम कांस्टेंट मान ही रहे हैं, पर उसके अलावा भी कुछ केसेस ऐसे टाइप्स ऑफ गुड्स के हिसाब से या नेचर ऑफ कमोडिटी के हिसाब से कि हम प्राइस बढ़ने या कम होने पर वैसा बिहेव नहीं करेंगे जैसा जनरली लॉ ऑफ डिमांड में करते हैं। बोले तो इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होगा, यानी या तो आप डिमांड में चेंज कर ही नहीं रहे होगे या फिर पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहे होगे नेगेटिव की जगह, है ना। तो देखते हैं, प्रेस्टीज गुड्स आ गया, वेबलिन, वेबलिन, वेबलिन भाई याद है, महंगा है तो अच्छा है। अगर कोई चीज को आप ऐसे समझ रहे हो कि आपकी प्रेस्टीज को बढ़ा रही है वो, है ना, स्टैंडर्ड्स बढ़ा रही है आपके, तो महंगा है तो अच्छा के हिसाब से अगर आप चलते हो तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा ही नहीं। हायर प्राइसेस से तो बढ़ेगी उसकी अपील और बढ़ेगी, लग्जरी आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर गिवन गुड्स है, इंफीरियर गुड्स वेयर हायर प्राइसेस लीड्स टू हायर डिमांड ड्यू टू लैक ऑफ अल्टरनेटिव्स, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा डिमांड, कम प्राइस पे कम डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड यहां भी फेल हो गया। तो ये सारे वो केसेस है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। सिंपल केस है बेटा। सोशल नेसेसिटीज असेंशियल्स होते हैं टू पीयर इन्फ्लुएंस, एग्जांपल टीवीज, एसी, स्टे इन डिमांड डिस्पाइट प्रायर हाइक्स। ये कुछ वो वाली चीजों की बात कर रहा है जो हमारे कंफर्ट से रिलेटेड है, नॉट बेसिक नेसेसिटीज बट असेंशियल नेसेसिटीज, सोशल नेसेसिटीज। जैसे घर में एसी लगाना है, गर्मी आ गई तो क्या होगा, महंगा हो गया, नहीं हम गर्मी में रहेंगे, एसी लगाना है तो लगाना है, थोड़ा बहुत महंगा होगा, जैसे मर्जी करेंगे पर लेना पड़ता है। टीवी, फ्रिज, ये सब चीजें हम बेसिक एसेसिटीज, बेसिक एसेंशियल्स का पार्ट मानते हैं, तो इनके केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता। प्राइस बढ़ता है तो भी लोग ये सब चीजें लेते ही हैं, लेनी होती है जिनको वो लेते ही हैं, है ना। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन हमने बात करी थी, देखो कुछ नहीं चेंज हो रहा, फ्यूचर प्राइस की एक्सपेक्टेशन आ गई है माइंड में, तो क्या होगा, पीपल बाय मोर नाउ, चाहे प्राइस बढ़ भी रहा हो, समझ गए। लोग आज क्या करेंगे, पीपल विल बाय नाउ इफ दे एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज लेटर, मतलब आज प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा तब भी लोग आज डिमांड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है बाद में महंगा होने वाला है। तो लॉ ऑफ डिमांड तो तब आएगा जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड पे इफेक्ट होता है। यहां पे तो प्राइस में चेंज हुआ ही नहीं, बिना प्राइस में चेंज हुए डिमांड पे इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो यानी कि यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड को एक्सेप्शन का पार्ट माना जा रहा है बेटा, बात समझ आ गई। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या इरेशनैलिटी, समटाइम्स अगर कंज्यूमर इरेशनल बिहेव करता है या उसके पास पूरी नॉलेज नहीं है, वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। देखो पुअर नॉलेज और इंपल्सिव बाइंग, कभी करिए इंपल्सिव बाइंग, जल्दी जल्दी, भाई मैंने तो करी है। एक बार कहीं जाना था, मेरा पावर बैंक खराब हो गया था, मैंने फटाफट ऑर्डर किया, मैंने भाई चाहिए जितने का भी हो, प्राइस मेरे को याद भी नहीं कितने का था, निकलना था, मेरा टाइम हो रहा था ट्रेन का, मैंने फटाफट बुक करी, वो ट्रेन तो बुक थी, मतलब वो क्या कहते हैं अपना पावर बैंक बुक करा, वो आ गया 10 मिनट के अंदर, लिया और चला गया। तो दिस इज कॉल्ड इंपल्सिव बाइंग, कि जब आप प्राइस के बारे में नहीं सोचते, आपको किसी चीज की जल्दबाजी इतनी होती है लेने की कि वहां पर लॉ ऑफ डिमांड सब फेल हो जाता है, सब भूल जाते हो। आपको इंपल्सिव बाइंग, जल्दबाजी में बाइंग आप करते हो, है ना। तो इंपल्सिव बाइंग करते हैं में लीड टू मोर डिमांड एट हायर प्राइसेस, पे भी हम ज्यादा डिमांड करते हैं। बेसिक नेसेसिटीज आ गया, वो तो एसेंशियल्स था, अब बेसिक है ना, जैसे सॉल्ट वगैरह हो गया। नेसेसिटीज गुड्स आर बॉट रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस चेंज। अब ये थोड़ी नमक सस्ता हो गया तो ज्यादा खा लोगे, या महंगा हो गया तो नमक छोड़ दोगे खाना, ऐसा थोड़ी है, समझ गए मेरी बात को। तो भाई बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजों पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, है ना। स्पेक्युलेटिव गुड्स, जैसे देखो स्टॉक्स, क्रिप्टोस, राइजिंग प्राइसेस अट्रैक्ट मोर बायर्स। प्राइस बढ़ने पे तो डिमांड कम होनी चाहिए, पर किसी शेयर के प्राइस बढ़ ही रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो ये तो इन्वेस्टर्स को और अट्रैक्ट करेगा। इन्वेस्टर्स करेंगे वाह भाई ये तो बढ़िया शेयर है, प्राइस बढ़ रहा है, फटाफट से इसमें इन्वेस्ट करो ताकि और बढ़ते हुए प्राइस में मेरे को फायदा मिल जाए, यहां इन्वेस्ट करो, यहां बेनिफिट निकाल लो, सिंपल। तो इतना ट्रेडिंग तो समझते होगे कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ते प्राइस में इन्वेस्ट कर दो और बढ़ेगा और प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब बढ़ते प्राइस पे डिमांड बढ़ रही है। किसी गिरते हुए शेयर में लोग नहीं लगाते, बढ़ते हुए प्राइस में देख के पैसा लगाते हैं, है ना। इसलिए यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड मेरा फेल हो जाता है बेटा, ठीक है जी, यहां तक बात समझ आई बढ़िया से। हाँ जी चलो, तो बेटा अभी इतने टॉपिक्स करते हैं,
इसी चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलो जल्दी से इसी बात पे करते हैं सभा को बर्खास्त। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट, तब तक कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्लोइंग, कीप एंजॉइंग। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।